नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, हुकूमत पर मैंडेट चोरी का इल्ज़ाम लगाकर सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। इलेक्शन के करीब आके ये फैसला क्यों किया गया, इस पर सवाल उठ रहे हैं। पंजाब और केपी में क्या पीटीआई इलेक्शन बायकॉट का रिस्क लेगी? दूसरी तरफ नाजरीन, जहां मरीम नवाज़ के पास पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला होने का एजाज़ है, वहीं उन पर पीटीआई का मैंडेट चोरी करने का भी इल्ज़ाम है। जहां सबकी वज़ीर आला होने की बातें करती हैं वो, वहीं मुखालिफिन की सियासी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। जहां वज़ीर आला की प्रोजेक्शन के लिए हाई प्रोफाइल सोशल मीडिया टीम्स बड़ी वाइब्रेंट हैं, वहीं अपोजिशन हर कदम पर हुकूमत का पीछा भी कर रही है और हकीकत भी खोल रही है। जहां वो वीडियोज़ में गरीबों के साथ उन जैसी होने का तासुर दे रही हैं, वहीं उनके ब्रांडेड जूते कपड़े उनके भी बड़े चर्चे हैं। जहां रमज़ान पैकेज बांटे जा रहे हैं, वहीं आटे के थैलों पर नवाज शरीफ की फ़ोटो लगाकर ज़ाती तशहीर, हत्ता के देते वक्त लेने वालों के साथ फ़ोटो बनवाना भी वो लोग नहीं भूल रहे हैं। जहां पंजाब में तेज़ तरीन तरक्की के दावे हैं, वहीं सूबे के कई अजला में आज भी पसमानदगी जो है वो बहुत ज़्यादा है। जहां लाहौर में मेट्रो बस ऑरेंज लाइन ट्रेन है, वहीं पर पुल सड़कें भी हैं बल खाते। वहीं पंजाब के बाज़ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं ना पक्की सड़कें हैं। जहां एक महीने में साफ़ सुथरा पंजाब प्रोग्राम है, वहीं पर कई इलाकों में गंदगी के ढेर पंजाब हुकूमत का मुँह चढ़ाते हैं। बाज़ इलाकों में तो सफाई का नामो निशान भी नज़र नहीं आता है। जहाँ पतंगबाजी के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, वहीं कातिल डोर का खूनी खेल भी जारी है और हुकूमत बेबस है। ये तमाम सूरत हाल देखते हुए सवाल उठता है कि मरीम नवाज शरीफ सूबा कैसे चला रही हैं? जो कारकर्दगी मीडिया पर दिखाई जा रही है उसकी हकीकत है क्या? अपोजिशन कहाँ पर खड़ी है? तहरीक इंसाफ यहाँ तो टफ़ टाइम दे भी रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ की जो अपने अंदर की जो एक तकसीम है, तहरीक इंसाफ की आपस के जो इख्तलाफात हैं, वो क्या तहरीक इंसाफ को ये अपोजिशन का जो एक रोल होता है, कामयाब रोल अपोजिशन का, क्या वो रुकावट नहीं बनेंगे? उनके आपस की इख्तलाफात, आपस की तकसीम, आप देखें जो 6 जजेस के ख़त का मामला है, इसमें तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, हामिद खान साहब कुछ कहते हैं, शेर अफजल मरवत साहब कुछ कहते हैं, नईम हैदर पंजोता साहब कुछ कहते हैं। तो इतनी ज़्यादा जहाँ डिवीज़न हो पार्टी के अंदर, कहते हैं ना घर के अंदर जब लड़ाई हो तो बाहर का जो दुश्मन है वो वैसे ही शेर हो जाता है। मैं बात करूंगी इसी पर। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बचर साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। मलिक साहब, सबसे पहले तो ये मुझे ये बताइएगा कि जो पार्टी के अंदर के आपस के इख्तलाफात हैं, आपको पता है इस वक्त जो हॉट इशू चल रहा है और जो हमारे मुल्क की बदकिस्मती भी है कि जहां जजिस को आकर ये कहना पड़े कि उन पर दबाव है, प्रेशर है, उनके घरों में कैमरे लगे हुए हैं, फिर वो रहनुमाई मांगते हैं कि हमें बताया जाए कि इस कोड ऑफ कंडक्ट के तहत जो है ना हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में आकर पीटीआई के लोग एक बोली बोलता है, पंजोता साहब कुछ कहते हैं, हामिद खान साहब कहते हैं भी मैं तो किसी पंजोता को जानता ही नहीं हूँ, मैं तो किसी शेर अफजल मरवत को जानता ही नहीं हूँ। ये कैसे पार्टी चलाएंगे आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बात यह है जो बेसिक इशू उस पर तो मेरे ख्याल में पूरी पार्टी जो है वो मुतफिक है। सही कि हमारा जो बेसिक है वो ये है कि हम एक रिटायर्ड जज से इतने सेंसिटिव मामले की इंक्वायरी नहीं करवानी चाहिए। अच्छा, आपके पास ऑलरेडी जुडिशल कमीशन है, उसके पास जाना चाहिए ये। और वैसे भी आपको पता है कि रिटायर्ड जजेस की जो कमेटीज बनती हैं, ये इस किस्म की कमेटीज बनती हैं तो वो फिर कमेटी ही खेला जाता है। सही, उसका रिजल्ट कुछ नहीं होता। ये आप माजी को देखते हुए? जी, मैं माजी को देखते हुए ये बात बता रहा हूँ। सही है। तो जब एक फोरम हमारे पास मौजूद है तो हम क्यों एक नई कमेटी, ये पैरेलल एक नया इसको हम करके एक फोरम बना के, तो मेरा ख्याल है मैं इसमें हुकूमत की सिवाय इसके कि बदनीति हो उसके अलावा तो कोई चीज़ है नहीं। बदनीयती है हुकूमत? बदनीयती ये है जी कि वो जो रिटायर्ड जज का एक बना रहे हैं, जुडिशल कमीशन समझ लें या कमीशन समझ लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि जुडिशल कमीशन के होते हुए एक रिटायर्ड जज से ये करवानी चाहिए। वो सिर्फ कमेटी खेलना चाहते हैं और मिट्टी पाओ डंग टपाओ। तो आप समझते हैं कि नून लीग ये नहीं चाहती है कि जिन इदारों की मुदाखलत की बात हो रही है वो ख़त्म होनी चाहिए? क्योंकि भुगता माजी में उन्होंने भी है, जिन इदारों की मदाखलत की बात वो 6 जजेस कर रहे हैं, अगर वो आपने भुगता है तो वो नून लीग भी भुगत चुकी है। तो आप लोगों को उनकी नीयत पे शक है क्या? मुझे तो डेफिनेटली शक है जी, शक नहीं, मुझे तो यकीन है। अच्छा, कि जिस तरह से वो गवर्नमेंट में आए हैं और जिस तरह से उनको गवर्नमेंट में लाया गया है और हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, हमारे ऊपर क्या मुसल्लत करना है जी? 12 करोड़
आवाम पे जिस तरह मुसल्लत किया गया है, हर बंदा जानता है कि 8 फरवरी की रात को से लेकर 10 फरवरी तक क्या हुआ है इस मुल्क में। रिज़ल्ट चेंज हुए हैं, फॉर्म 47 बने हैं, डबल मोहरें लगी हैं, पता नहीं क्या क्या हुआ है। तो उसमें तो मैं यही मेरा ख्याल है, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो चाहते हैं कि इसी तरह काम चलता रहे, मुदाखलत होती रहे। मुदाखलत डेफिनेटली, क्योंकि बेनिफिशरी सबसे ज़्यादा कौन है इस मुदाखलत के। इस टाइम देखें, उनके पास गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट भी उनके पास है और प्रोविंशियल की गवर्नमेंट भी उनके पास है, और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, उसकी गवर्नमेंट वो लेके बैठे हैं, और वो गवर्नमेंट उन्होंने ली है फॉर्म 47 के जरिए, मुदाखलत के जरिए। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि 2018 के जो बेनिफिशरी थे वो आज के विक्टिम हैं और तब के विक्टिम आज के बेनिफिशरी? देखिए, मैं 2018 का इलेक्शन और इस इलेक्शन का कंपैरिजन मैं नहीं करता। उसकी एक वजह है, आप खुद देख लें कि क्या 2018 में मुदाखलत के विक्टिम्स की बात कर रही हूं मैं। मुदाखलत मेरे ख्याल में किसी जगह पे हुई होगी। आज मुदाखलत के विक्टिम आप हैं, 2018 में मुदाखलत के विक्टिम वो लोग थे। मुदाखलत के विक्टिम हम इसलिए नहीं थे, मैं आपको ये अर्ज करता हूँ कि सेंट्रल पंजाब में हमारी सीटें उस वक्त भी ली गई थी हमें बैलेंस करने के लिए, और आप खुद देखें कि क्या उस वक्त प्रपोजर्स कैंडिडेट्स को अगवा किया गया था। क्या उस वक्त ये हाल था कि आपकी नॉमिनेशन पेपर आप दाखिल करने गए, वहाँ से ही आपको गायब कर दिया गया। जिस तरह चौधरी परवेज इलाही की बेगम के साथ, एक घरेलू औरत के साथ हुआ है, जिस तरह और हमारे वर्कर्स के साथ हमारे जितने लोग हाइड रहे, वो उस मैं कंपैरिजन वो नहीं करता। डेफिनेटली कुछ हुआ होगा, बट सेंट्रल पंजाब की हद तक तो मुझे ये पता है कि वहाँ पे हमारी सीटें कम की गई हैं कि इनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं हो। इस वक्त पंजाब में और मरकज़ में इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास तो मेजॉरिटी, और जो सीट्स उन्होंने फॉर्म 47 इसकी जो स्पेशल इंटरेस्ट की सीट थी वो जो उन्होंने हमारी ली हैं, उसके बाद तो सामने आ गया कि अगर आज हमारे पास वो 27 सीटें होती तो हमारे पास तो एक सेनेट का मेंबर ज्यादा हो तो जाता। समझते हैं 2/3 दिलवाने के लिए सब कुछ किया गया है। और जो चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत को एक बढ़ाने की बातें हो रही हैं, ये सारा फिर वो उसी सिलसिले की कड़ी है। ये देखें, ये तो एक और, अगर खुदा न खास्ता ये काम होता है, वैसे नून लीग कह रही है हमारी ऐसे कोई इरादा तो नहीं है। हाँ जी, तो अगर ये होता है तो अगर ये काम होता है तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा ये भी। तो आपको लगता है ये होने जा रहा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। हाँ, ये तारड़ साहब ने कहा है कि हम लोग ये नहीं काम मेरा नहीं, अगर ये करते हैं तो छोटा सा जो बारीक सा पर्दा है वो भी खत्म हो जाएगा। सही है, वो बिल्कुल वही सही कहा। थोड़ा सा जो होल है वो भी खत्म हो जाएगा। केपीके में कब तक आप लोग इजलास बुलाएंगे नहीं, और कब तक इस तरह की सिचुएशन रखेंगे? इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया कि भाई हम तो इलेक्शन नहीं कराएंगे वहाँ पे फिर सेनेट के। देखिए जी, देखिए बात ये है कि अब ये असूल की बात है। हमारे पास हर तीन असेंबलीज हैं जहाँ पे हमारे पास मेजॉरिटी है। हमारे पास बड़ी मेजॉरिटी है केपी में। हाँ। उसके बाद हमारे पास राउंड अबाउट 100 सीट्स हैं नेशनल असेंबली में। 106-7 सीट्स हैं पंजाब में। हाँ। अच्छा, पंजाब में उन्होंने हमें टीका लगाया, उनकी अपनी गवर्नमेंट थी, उन्होंने इजलास बुला लिया, सारा कुछ कर दिया। नेशनल असेंबली में भी उन्होंने यही किया कि उन्होंने वो सीट्स ले ली। अब केपीके को करना चाहिए, रेजिस्ट करना चाहिए। मैं इस हक में हूँ कि इलेक्शन कमीशन अगर एक और गैर कानूनी काम करने जाता है तो करे, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो उधर से भी हमारी सीटें छीन ले। अच्छा, ये रेजिस्ट करें, आप इजलास ना बुलाएं, और वो मेरा तो ख्याल है कब तक? देखिए अब हम कुछ तो करेंगे ना जी, हम किसी हद तक तो ये किसी जगह पे तो बात रुकेगी, लेकिन इतनी नाइंसाफी कि आप देख लें कि अभी 100 सीट्स उन्होंने 88 सीट्स हमारी टोटल बनती हैं। हाँ। 88 सीट्स उन्होंने हमारे से ले ली हैं, जहाँ पे ऑलमोस्ट 3 सीट्स जो सेनेट की हैं वो इफेक्टिव हुई हैं उधर से। सारे एक सीट तो इधर से हमारे से हुई है, पंजाब से। और अगर ये वहाँ पर सीटें मिल जाती हैं उनको हाई कोर्ट के हुक्म के बाद, तो कितनी सीटें इफेक्ट होंगी वहाँ पे? 3? उधर 3 सीटें होंगी। हाँ जी, 3 होंगी। तो इसीलिए आप लोग चाह रहे हैं कि वो 3 सीटें हमें नहीं मिलती तो हम किसी को देंगे भी नहीं। डेफिनेटली यही, अब तो यही काम हो रहा है ना जी। सही। अब जब आप इतना आगे बढ़ जाएंगे, अब इनके पास गवर्नमेंट थी, इनके पास मरकज़ की गवर्नमेंट थी, चलो जिस तरह भी वो जेली मैंडेट से इन्होंने ले ली और हमारे से छीन ली, बट अब इनको चाहिए कि कुछ तो देखें। सही। अच्छा, आप ये बात करते हैं कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो 1 मिनट में आ सकती है, या पंजाब की बात कर रहे हैं ना? पंजाब में मैं दोनों की बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं फिर ला सकते आप लोग? देखिए, हमारा खान एक मौक़िफ़ पे डटा हुआ है। क्या?
देखिए हमारा मौक़िफ़ ये है कि हमारी असल गवर्नमेंट हमें मिल जाए, हमारे असल जो रिजल्ट्स हैं वो हमें मिले, उसके बाद 1 मिनट लगेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर खान को डील कर देते हैं तो वो तो 1 मिनट में फारिग हो जाएंगे। ये तो जब ये हो जाए तो होगा, अभी ग्राउंड रियलिटी पे तो ये सिचुएशन नहीं है। ग्राउंड रियलिटी पे इसलिए नहीं है कि हमारी जो सीट्स हैं, हम तो यही मुतालबा मैं आज आपके चैनल के थ्रू करूंगा कि जिस तरह इन्होंने 4 हल्के खोले थे ना जी, ये कम से कम पंजाब के 6 हल्के नेशनल के खोल लें। 41 चैलेंज हो गए हैं वैसे। चैलेंज तो 41 हुए, लेकिन वो हमें कोई इंसाफ देंगे तो हम उधर जाएंगे। 41 के 41 चैलेंज हुए हैं और उनमें से 41 में से 100% आप देख लें कि वो पाकिस्तान सीटें आप लोगों की, सीटें हमारी हैं। तो आप ये इसी बेस पर आप कहते हैं कि जो आम इंतखाबात है अगले साल के अवाखिर में हो जाएंगे, मतलब कि 25 का एंड और 26 का शुरू। मुझे लगता है ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं ऐसे कह सकता हूँ जी कि मुसल्लत की हुई चीज़ें ज़्यादा देर नहीं चल सकती। लेकिन यहाँ तो एक ये परसेप्शन बन चुकी है कि जो जरदारी साहब का सदर बनना है ये ज़ामिन है इस हुकूमत की कामयाबी का और इस हुकूमत के मुद्दत पूरी होने का। पीपल्स पार्टी का शामिल होना ही ज़ामिन है। जरदारी साहब के अंदर अपना इतना खौफ है कि उन्होंने नवाब शाह में एक आम से आदमी को खड़ा नहीं होने दिया अपनी आसफा भुट्टो के मुकाबले में, तो ये उनके खौफ की अलामत है। देखिए बात सुने, मैं आपको ये बात बताऊं कि एक फैसला होता है जो ज़मीन पे होता है, एक फैसला होता है आसमान पे। असल फैसला वही होता है जो आसमान पे। बिल्कुल बिल्कुल। जरदारी साहब बेशक जोड़ तोड़ के, मैं जोड़ तोड़ को तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा सौदा करने के बादशाह हैं। जोड़ तोड़ और चीज़ होती है, जोड़ तोड़ में कुछ ना कुछ बंदा अपने नज़रिए को, अपनी जमात के नज़रिए को मद्देनज़र रखता है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन करूँगा कि क्या जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के नज़रिए पे चल रहे हैं? जिन्होंने भुट्टो की फांसी में किरदार अदा किया, जरदारी साहब तो उन्हीं के वोटों से सदर बने। तो मेरा नहीं ख्याल जरदारी साहब ने पंजाब में तो पीपल्स पार्टी को ख़त्म कर ही दिया। अरसे के बाद भुट्टो साहब के लिए इंसाफ ले लिया उन्होंने। अब 50 साल बाद अगर ले लिया, ये इंसाफ मैं नहीं समझता कि ये इंसाफ है। उसकी वजह यह है कि हर किसी को पता है कि ये अदालती कत्ल है। मेरे जैसे जो लॉ नोइंग नहीं है उनको भी पता है कि ये अदालती कत्ल था। बेशक जुल्फकार अली भुट्टो एक बहुत बड़े लीडर थे, उनका ये अदालती कत्ल है, डे 1 से हर किसी को यकीन है। वो कितना बड़ा कारनामा नहीं है उनका। मुझे ये बताएं कि पंजाब नवाज शरीफ साहब पीछे से बैठ के चला रहे हैं या मरियम, आपको लगता है कि फैसले उन्हीं के असर? देखिए जी, मेरा तो ख्याल है कि पंजाब टिकटॉक पे चल रहा है। अच्छा, कैसे? ग्राउंड पे नहीं चल रहा। अच्छा, कैसे? अच्छा, नवाज शरीफ साहब का तो आप ये देख लें कि नवाज शरीफ साहब तो आटे के थैले पे उन्होंने लगा दिया और वो सारे पाकिस्तान में अब वो चल रहा है, पंजाब में चल रहा है और उसके बाद अब वो गोदामों में वापस आ रहे हैं। आपने भी शायद कोई वीडियोस देखी होंगी। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ, इसलिए मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ की कैपेबिलिटी अब कोई मानता है, क्योंकि उनकी जमात ने उन्हें खुद रिजेक्ट किया है एज ए MNA। जब उनको MNA तक ले गए थे तो उसका क्या मतलब था? क्या 2 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर, 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर क्या सिर्फ MNA की सीट के लिए आया था इधर? नहीं, हकीकत यह है कि वो वज़ीर आज़म बनने आए थे। लेकिन आप देखें ना, मरियम साहब के पास इससे पहले कौन सा ओहदा था, कौन सा उनके पास एक्सपीरियंस था? वो आपको लगता है कि अकेली वो सूबा चला रही है? क्या उन्हें अपने वालिद साहब की सपोर्ट हासिल नहीं है पीछे से? डेफिनेटली उनको वालिद साहब की, अपने चचा की, प्राइम मिनिस्टर की सपोर्ट ज़रूर है, बट इस वक्त वो सूबा चला नहीं रही। बड़े बड़े मंसूबों के तो ऐलान हो रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो मंसूबे जब पाए तकमील तक पहुँचेंगे। मैं एक मंसूबा आपको बता देता हूँ उनका। उन्होंने बजट में ऐलान किया है कैंसर हॉस्पिटल का 30 अरब का। 30 अरब का, हाँ जी। उसके लिए उन्होंने रखा है 50 करोड़ रुपए एलोकेशन है। कैन यू बिलीव कि 30 अरब के जो प्रोजेक्ट है उसको आप 50 करोड़ से शुरू कर रहे हैं? क्या ये 10 साल में मुकम्मल होगा? ये सिर्फ कॉस्मेटिक गवर्नमेंट है, इसको आवाम के साथ कोई सरोकार नहीं है। आप खुद ये फिगर है, ये आप बजट का निकाल लें कि 30 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट है और वो प्रोजेक्ट है हेल्थ में और कैंसर जैसी मूजी मरज के लिए उन्होंने रखा है। उसका तो उन्होंने लेकिन एकदम वो 50 अरब कहाँ से ले आए? 30 ना लेके आए, लेकिन 30 अरब के लिए कम से कम 10 अरब तो रखना चाहिए था। अमूमन ये होता है कि 25 to 30% एक प्रोजेक्ट के लिए रखा जाता है, वो सिर्फ मजाक है। और दूसरा जो ये कर रहे हैं, ये अब साफ सुथरा पंजाब देख लें। हाँ। 1 महीने का टारगेट था, कहाँ आपको, अब मैं इधर लाहौर से ही नजर आ रहा है पंजाब क्या सुथरा हुआ है। टारगेट तो 100 दिनों के तहरीक इंसाफ के भी बड़े थे पंजाब में, जिसमें से कुछ अचीव नहीं जी था। हमने दिए थे टारगेट, मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल हमने दिए थे। बुज़दार साहब ने, हमने खुद दिए थे, बुज़दार साहब ने, हम 100 दिन का प्लान दिया था। बट
उन दिनों हमारे पास उसमें से 50% हमने सेहत कार्ड अचीव कर लिया था। सेहत कार्ड का हमने ऐलान कर दिया। किसान कार्ड जो ये आज कह रहे हैं हमारी क्रिएशन है, वो इनकी तो क्रिएशन है ही नहीं। वो तो बानी चेयरमैन इमरान खान ने वो किया था उसका सारा, तो उसका वो हमारा था। पहले 100 दिन हमारे लगा लें, इनके पहले 100 दिन लगा लें। इनके पहले 100 दिन के पीछे 30 साल की हुकूमत है। अच्छा, वो 30 सालों को आप देखते हैं, तजर्बा है हमारा। तो आप चाहते हैं कि मरियम आती और छा जाती हैं आके? मैं ये चाहता था कि मरियम आती और अपनी ख़ानदानी रिवायत के बरक्स जो इनकी ज़हनियत शहनशाहियत है, जो इनकी जहन में एक, उसके बरक्स एक नया कोई काम करती, को लोगों को रिजल्ट देती। मसलन क्या करती हूँ? देखिए, महंगाई कम करती, और जो 300 यूनिट महंगाई IMF के चुंगल में अगर आप फंसे और फिर हम बात करें कि महंगाई कम हो जाए। देखिए मेरी बात सुनिए जी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हम IMF से महंगाई में कोई हमें रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ बात है। अब इन्होंने ये जो ब्लेंडर ये 300 यूनिट वाला लगाया था, हाँ। अब खुद देखें, क्या उसको इनको पता नहीं था कि ये इम्पॉसिबल है? हाँ। देखिए एक ऐसी चीज़ दे देनी, अब उसके लिए सिर्फ अगर ये कर देते कि ये सब्सिडाइज कर देते, पंजाब को सब्सिडाइज कर देते, और इनके पास सारा डेटा है, हर महकमे का डेटा है, हर जगह के इनके पास डेटा है, एक लिमिट बन जाती तो ये सब्सिडीज देते थे, सब्सिडाइज करते। आपको नहीं पता IMF सब्सिडीज देने के कितने अगेंस्ट है? लेकिन बलूचिस्तान सब्सिडाइज कर रहा है, बलूचिस्तान सब्सिडाइज कर रहा है बिजली में, अपने सूबे के लिए वो सब्सिडाइज कर रहा है, और वो मरकज को पैसे दे रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बचर साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़िर, मुझे ब्रेक लेनी है, जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब होंगे। वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ये बात तो हकीकत है कि मियां नवाज शरीफ साहब तो 4 टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने की यकीन दहानियाँ सोच कर ये पाकिस्तान उतरे थे, लेकिन फिर 8 फरवरी के इलेक्शन होते हैं तो सारे उनके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं, जो प्लान्स हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं, यकीन दहानियाँ धोखा लगने लगता है। मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े बुर्ज भी इलेक्शन में उलटने से बच नहीं सके। इलेक्शन नताइज को देखते हुए बड़े मियाँ साहब छोटे मियाँ साहब को आगे करके ख़ुद पीछे हट गए। फिर जो हुकूमत कायम हुई, वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ है, लेकिन अहम वज़ारतें नून लीग के पास नहीं है। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग नून मुल्की ख़जाने की कुंजी भी इसहाक डार के हवाले इस बार नहीं कर सकी, जिससे ये तासुर हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहा है कि मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत मुस्लिम लीग नून की चॉइस नहीं है, बल्कि एक ऐसा ढोल है जो ज़बरदस्ती उनके गले में डाल दिया गया है और उन्हें बजाना पड़ेगा। ये तासुर कोई और नहीं दे रहा, बल्कि मुस्लिम लीग नून के अपने लोग ही दे रहे हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ तो ओपनली कह रहे हैं कि हमने हुकूमत बनाई नहीं है, हमसे बनवाई गई है। अब सवाल ये है कि मजबूरी में तो एक कदम उठाना मुश्किल होता है। नून लीग की हुकूमत 5 साल निकालेगी कैसे, वो भी ऐसे माहौल में जब वज़ीर आज़म को अपने किए गए फैसलों को अगले ही दिन वापस लेना पड़ता है। पहले इरसा चेयरमैन की तैनाती पर पीपल्स पार्टी का इतना प्रेशर आया कि वज़ीर आज़म को इससे पीछे हटना पड़ा। फिर मालियाती मामलात अपने कंट्रोल में रखने के लिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की सरबराही पहले अपने पास रखी, लेकिन जब उसका भी प्रेशर आया तो उसका चार्ज भी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को दे दिया गया, जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस बार इतने मजबूर और कंफ्यूज क्यों हैं। क्या वाकई जावेद लतीफ़ साहब की बातें ठीक है कि हुकूमत जो है वो बनवाई गई है, ज़बरदस्ती बनवाई गई है? अब हुकूमत ने आईनी फोरम मुश्तरका मफादात काउंसिल में तारीख में पहली बार वज़ीर ख़जाना को आउट करके वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को शामिल करके एक और रिस्क ले लिया है। CCI में इसहाक डार की शमूलियत पर हुकूमती जो लॉजिक है उस पर भी सवालात उठ रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि वज़ीर ख़जाना चूँकि सियासी आदमी नहीं है इसलिए उनकी जगह इसहाक डार को लाया गया है। एक तासुर ये भी है कि नवाज शरीफ पीछे बैठकर हुकूमती फ़ैसलों पर असरअंदाज हो रहे हैं क्या। खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि अगर हुकूमत को ये फ़ैसला अभी ये भी रिवर्स करना पड़ा तो हुकूमत की ज़ाहिर है क्या साख बचेगी। दूसरी तरफ हुकूमत ने जजेस के इल्ज़ामात पर एक इंक्वायरी कमीशन तो बना दिया ताकि शफाफ तहकीकात हो सकें, आज़ादाना तहकीकात हो सकें, लेकिन जो मुखालफीन है PTI है वो इसको मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि मामले को ठप करने के लिए या मट्टी डालने के लिए एक बार फिर से पाकिस्तान में इंक्वायरी कमीशन का फॉर्मूला आजमाया जा रहा है, क्योंकि माजी में पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान के कत्ल का मामला हो, सानिया मशरिकी पाकिस्तान, ज़ियाउल हक तैयारा हादसा, इस तमाम मसाइल पर कमीशन बने, मेमो गेट स्कैंडल, मिसिंग पर्सन, एबटाबाद ऑपरेशन, सानिया मॉडल टाउन, तमाम मसाइल पर, तमाम वाक़यात पर कमीशन बने।
रिपोर्ट्स भी बनी, लेकिन कुछ मंजर आम पर आज तक नहीं आ सका और ना ही हुकूमत कोई भी हुकूमत अमल दरामद करवा सकी। सवाल ये है कि क्या इस बार कमीशन का नतीजा मुख्तलिफ होगा। सवाल ये भी है कि क्या मौजूदा हुकूमत इस बात को मेक श्योर करेगी कि कमीशन की जो फाइंडिंग्स होंगी, जो TORs आपने दिए हैं, क्या उन फाइंडिंग्स पर आप कार्रवाई करवा सकेंगे, उसको इम्प्लीमेंटेशन उसकी हो सकेगी। ज़ाहिर है जो कमीशन होगा वो तो रेकमेंड कर देगा, वो तो फाइंडिंग्स दे देगा, इम्प्लीमेंटेशन किसने करवाना है? एग्जीक्यूटिव ने, जिन पर खुद इल्ज़ामात लगाए हैं जजेज़ ने। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुरम दस्तगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खुरम साहब, आपने वक्त दिया। खुरम साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, ये जो जावेद लतीफ़ साहब बात करते हैं कि ये हुकूमत हमारी चॉइस नहीं थी, ये हमसे बनवाई गई है, और बनवाने वालों के आगे आर्गूमेंट भी इतने कमज़ोर पड़ गए, कोई मानने को तैयार ही नहीं था, तो क्या वाकई इतनी मुश्किल और इतनी मजबूरी आप लोगों को लगी कि जिस तरह की, जिस शक्ल में, जिस सांचे में आप लोगों को डाला गया, आप लोग ढल गए और अब मुसीबतें आप लोगों को झेलनी पड़ रही हैं? देखिए, हुकूमत इसलिए बनी है कि 1,33,00,000 पाकिस्तानियों ने 8 फरवरी को शेर के निशान पर मोहर लगाई है। हम उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। उन्होंने इस तवक्को के साथ ये मैंडेट हमें दिया है कि हम हुकूमत में आकर जो ये हम कर सकते हैं अपनी कौम के लिए वो हम करें। और अब चूंकि ये नशिस्तें नाकाफी थी, लिहाजा एक मखलूत हुकूमत हमने बनाई। तो इस वक्त जिसे आप मजबूरी कह रहे हैं, दरअसल वो पाकिस्तान के अवाम की दी गई जिम्मेदारी है जिसे हम निभा रहे हैं। नहीं तो इस पर तनकीद तो आप लोगों पर ही हो रही है ना कि आप लोग वज़ीर आज़म जो है वो बाइख्तियार नहीं है, वो अपनी मर्जी के फैसले नहीं कर सकते हैं। एक दिन फैसला करते अगले दिन वापस लेना पड़ता है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की सरबराही अपने पास लेते हैं, बाद में उनको वो वापस करनी पड़ती है वज़ीर ख़जाना को ही, जो एक रिवायत चलती आ रही है। मतलब कि फ़ैसला कर लेते हैं, ख्वाहिश भी होती है कि ज़ाहिर वज़ीर आज़म के इख्तियारात हैं वो इस्तेमाल भी करें, लेकिन जब प्रेशर आता है तो वही चीज़ें उनको वापस लेनी पड़ती हैं। तो ये कैसे फिर बाइख्तियार वज़ीर आज़म है? देखिए, ये तो क्या सराई है कि प्रेशर आया और वापस करना पड़ा। अभी ज्यादा साल नहीं गुजरे, वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी खुद ECC की सरबराही करते थे। चूंकि मैं उसमें मौजूद था तो लिहाजा हमने देखा है वज़ीर आज़म भी सरबराही करते हो, ज्यादा देर नहीं हुई। यहाँ उन्होंने एक फैसला किया, उसके बाद उन्होंने खुद बेहतर समझा अपनी दूसरी मसरूफियात को देखते हुए कि ये मामला वज़ीर ख़जाना के सुपुर्द कर देना चाहिए। देखिए, ये जो इस वक्त हम जिन्हें कह सकते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं टीदिंग पेन्स है नई हुकूमत की, इनसे ज्यादा अहम ये है कि आइंदा चंद हफ्तों में ही अब बजट की आमद है। तो ये सारी टीम जो है, इसमें जो भी कमेटियां बनी हैं, उसका जो पहला नुक्ता इम्तिहान है वो इस साल 2024-25 का आने वाला बजट होगा। उसके अंदर जो हुकूमत पॉलिसी सामने लेकर आती है, असल इम्तिहान वहां से होगा। और आने वाले दिनों में अब जो पॉलिसीज बन रही हैं, अगर तेजी से कुछ ऐसे मुआशी इक़दाम ले लिए जाते हैं कि मुआशरत में इसका काम पैदा होता है, तो फिर ये सारी कमेटी किसने चेयर की, किसने नहीं चेयर की, ये सब चीजें जो है सानवी हैसियत इख्तियार कर जाती है। आपको लगता है कि बजट में पॉलिसीज हमारी अपनी होती हैं या बाहर से आती हैं, उनसे उनकी तरफ से पॉलिसीज आती हैं जिनके हम मोहताज हैं, जिनसे हमने पैसे लेने हैं? IMF की मर्जी के बगैर तो कोई पॉलिसी पाकिस्तान में बन ही नहीं सकती। ना आप कुछ सस्ता कर सकते हैं, ना महंगा कर सकते हैं। ये देखिए, बन सकती है अगर हुकूमत IMF जो एक मैंने खुद भी जो 1 साल पहले उनकी टीम आई थी जनवरी 2023 में, उनके साथ नेगोशिएट किया है। उनका मुतालबा ये नहीं है कि आप ये चीज महंगी करें या आप ये चीज सस्ती करें। उनका मुतालबा ये है कि आप अपनी जो कर्ज वापस करने की सलाहियत है उसको बढ़ाएं। उनका जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ कर्ज की वापसी में है। तो लिहाजा पाकिस्तान में हमारे ऊपर, हम हर दफा एक आसान रास्ता इख्तियार करते हैं, क्योंकि हमारे पास उस वक्त तो खासतौर पर पिछले साल जबकि इलेक्शंस चंद महीनों की दूरी पर थे तो उसका बड़ा एक सियासी प्रेशर था। अब जबकि हुकूमत के सामने अगले 5 साल का पूरा एक टेन्योर मौजूद है, तो ऐसे फैसले किए जा सकते हैं जो आर्जी तौर पर गैर मकबूल हों लेकिन लॉन्ग टर्म में उनके फवायद हों। और मैं उसकी मिसाल दूंगा, जो 2013 में हुकूमत बनते ही हमने IMF से एग्रीमेंट किया था। शुरू में हमें बिजली की कीमतें बड़ी बढ़ानी पड़ी थी और उस पर इसी तरह बहुत एतराज भी आया था, लेकिन उस 3 साल के मुकम्मल होने तक पाकिस्तान में महंगाई जो है वो रिकॉर्ड कम सतह पर आ चुकी थी, 2.8%, और पाकिस्तान में ग्रोथ दोबारा शुरू हो गई थी।
तो लिहाजा अगर वक्त हो तो ऐसी पॉलिसियां बनाई जा सकती हैं जिसके जरिए आप IMF ठीक है उसके साथ आपने तो ये मेंटली आवाम को प्रिपेयर किया जा रहा है कि महंगाई भी होगी, बिजली भी महंगी होगी, गैस तो ऑलरेडी इतनी महंगी हो चुकी है। जी, तो मेंटली हमें ये नहीं, मेंटली ये प्रिपेयर करना है कि अभी फौरी तौर पर तो बड़ा रिलीफ नहीं होगा, लेकिन अगला साल का जो आगाज है 2025 का आगाज है, उस वक्त तक हम ये तवक्को कर रहे हैं इंशाल्लाह कि पाकिस्तान की मुईशत में इस्तेहकाम आएगा। तो लिहाजा जो आप समझते हैं कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है पाकिस्तान में सर? जी नहीं आ सकता, लेकिन सियासी इस्तेहकाम बहुत हद तक मोहम्मद नवाज शरीफ और अब सदर आसिफ जरदारी के हाथ में है, क्योंकि अब दोनों हजरात जो हैं वो मुल्क के आला तरीन ओहदों पर बैक वक्त फाइज हैं। तो लिहाजा उनके दरमियान तो अब कोई ऐसी दीवार नहीं है जिसे चंद मिनटों के टेलीफोन से या एक दूसरे के घर भी जो है वो कहते हैं ना 500 गज के अंदर अंदर है। तो इनका जो आपस में एक बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप है बतौर सदर और वजीर आजम और बतौर सरबराह अपनी सियासी जमात के, यही जमानत बनेगा सियासी इस्तेहकाम की। तो लिहाजा सदर जरदारी का अब उस ओहदे पर फाइज होना, मुंतखब होना ही हुकूमत के इस्तेहकाम की अलामत है। तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी का इस सारे सिस्टम में इन रहना, जरदारी साहब का सदर बनना, ये हुकूमत की कामयाबी की और मुद्दत पूरी करने की जामिन है। जी, ये एक इंडिकेशन है कि जब दोनों जमातों के संजीदा स्टेक्स हैं मौजूदा बंदोबस्त को आगे लेकर चलने के, जो जमहूरी हुकूमत मुंतखब हुई है, तो लिहाजा जब दोनों जमातों के सीरियस स्टेक्स हैं तो फिर दोनों का इंटरेस्ट इसी में है कि ये जो एक हुकूमत कायम हुई है वो आगे चले। और मैंने शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि अगले साल के आगाज तक या शायद इतनी देर भी ना लगे, जब इस मुईशत का इस्तेहकाम नजर आएगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना में भी जो है अपना हिस्सा ले लेंगे। वो सारे रहनुमा बहुत जो मेन फेसेस हैं मुस्लिम लीग नून के, जो इलेक्शंस हारे लेकिन अब उन्हें कोई ना कोई ओहदा देने की तैयारी हो रही है। राना सनाउल्लाह साहब के बारे में भी खबरें आ रही हैं कि उनको भी ओहदा दिया जा रहा है पंजाब में। खुर्रम दस्तगीर साहब को क्या कुछ मिलने जा रहा है, कहीं आपको एडजस्ट कर रहे हैं? जी, ये तो कायदीन की सोच पर मुनहसर है। मेरी तो, मैं अपनी राय का बार बार इजहार कर चुका हूँ कि हम पार्लियामान में हों या ना हो, ओहदा हो या ना हो, लेकिन वफाक में और पंजाब में जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें कायम हैं उनको मजबूत करना, उनको कंट्रीब्यूट करना और उनके जरिए पाकिस्तान के जो अवाम जख्म है उनके जख्मों पर मरहम रखना हम सब की जिम्मेदारी है और हमें वो पूरी करनी चाहिए। सही। ये जो 6 जजेस के खत का मामला है, कमीशन भी बना दिया है, लेकिन तहरीक इंसाफ इस कमीशन को मानने को तैयार नहीं है कि एक रिटायर्ड जज की सरबराही में आप कमीशन बना रहे हैं। हाजिर सर्विस जजेस जो हैं वो कैसे सामने उनके पेश होंगे? उन्होंने तो तजावीज़ मांगी थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, जुडिशल कन्वेंशन बनाने का उन्होंने मुतालबा किया था, जुडिशल कन्वेंशन बुलाने का मुतालबा किया था, उनके किसी मुतालबे पर गौर नहीं हुआ, उल्टा कमीशन इस पर बना दिया गया। और कमीशन की जो तारीख़ है, हिस्ट्री है पाकिस्तान में, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। अगर किसी मामले को दबाना तो आप कमीशन उस पर बना दें, ना कभी कोई रिपोर्ट सामने आती है ना इम्प्लीमेंटेशन होती हैं। तो तहरीक इंसाफ के जो ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या वो दुरुस्त नहीं है? जी, उनके तहफ़्फ़ुज़ात बेमानी हैं, इर्रेलेवेंट हैं, क्योंकि ये मामला अदलिया का अंदरूनी है और उनकी अपनी खुद मुख्तारी का मामला है। जो 6 जजों ने खत जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को नहीं लिखा, उन्होंने तो चीफ जस्टिस को बतौर जुडिशल काउंसिल के हेड के ये खत लिखा था और ये अदलिया के मुकम्मल तौर पर इख्तियारात में था, जो कि खुद 6 जजेस हैं उनके इख्तियारात में भी था, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में भी था कि वो उसके ऊपर खुद अपनी कोई कार्रवाई करते। लेकिन चीफ जस्टिस की और सीनियर जजेस की मुशावरत के साथ ही ये मामला कमीशन तक पहुंचा है। तो अगर आप ये कहते हैं कि जी अगर उन 6 जजों ने जो सवालात उठाए थे उसको अगर संजीदगी से लेना था तो खुद अदलिया ने लेना था, जो इंतजामिया उसने नहीं लेना था। तो लिहाजा अगर अदलिया ने ये समझा है, आला तरीन अदलिया ने, कि इसका बेहतर रास्ता कोई सुओ मोटो नहीं है या कोई और एक्शन नहीं है, जुडिशल एक्शन नहीं है, बल्कि बेहतर रास्ता कमीशन है, तो ये उनकी खुद मुख्तारी के एहतराम में ये कमीशन बना है। सर खुर्रम दस्तगीर साहब, ये अदलिया का माजरत के साथ ये उनका अंदरूनी मामला नहीं है। अगर ये अदलिया के अंदरूनी मामलात ही ऐसे मामलात होते तो 2007 की एक बड़ी तहरीक ना चलती।
तो जो नवाज शरीफ साहब हैं तो वो फिर जजेस की बहाली के लिए लॉन्ग मार्च लेकर ना निकलते, अवाम उस वक्त अदलिया के साथ खड़ी ना होती, तो ये ज़ाहिर है अदलिया में जो जजेस दबाव डालने की बात कर रहे हैं वो ज़ाहिर है केसेस होते हैं, वो कल को नून लीग के लोगों के भी केसेस हो सकते हैं। अगर आज पीटीआई के केसेस जिनके बारे में दबाव डालने की भी बात हो रही है नून और पीटीआई को लग रहा है कि ज़ाहिर है उन्हीं के केसेस पिछले 2 साल से ज़्यादा चल रहे हैं, तो बात यह है कि अदलिया का अंदरूनी मामला नहीं है, अब तो तहरीक चलाने की भी बात हो रही है। ये तहरीक इसलिए चली थी, अगर मैं दुरुस्तगी कर दूं याददाश्त की, कि उस वक्त के सदर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ परवेज मुशर्रफ ने बुलाकर एक पब्लिक मीटिंग में, यानी जिसकी तस्वीरें खींची, चीफ जस्टिस पर दबाव डाला था, फिल्म बनी उसकी बकायदा, वीडियो बनी, दबाव डाला था कि जी आप रिजाइन कर दें। उन्होंने रिजाइन नहीं किया। जब रिजाइन नहीं किया तो फिर आपको पता है कि उस वक्त की इंतजामिया ने जजों को हरासा किया और उनको ऊपर प्रेशर डाला, जिसके नतीजे में यहाँ एक खुद अदलिया के अंदर से एक शिकायत पैदा हुई है, और लिहाजा वो अगर इसको पब्लिक करना चाहते हैं तो आपको मालूम है कि इंडिया में मिसाल मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने एक खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी और जो उनकी शिकायत थी। तो लिहाजा यहाँ मैं फिर कहूंगा कि उन्होंने मदद के लिए अवाम को नहीं पुकारा, उन्होंने मदद के लिए बार काउंसिल्स को नहीं पुकारा, उन्होंने मदद के लिए अपने ही हायर जो उनके जजेस हैं उनको आवाज दी है। मसला ये है कि जब शौकत सिद्दीकी साहब का मामला था, आपके लोग भी आवाज उठाते थे। मसला ये था कि उस वक्त बेनिफिशियरी कोई और थे, उस वक्त विक्टिम आप लोग थे। आज बेनिफिशियरी आप लोग हैं, आज विक्टिम कोई और है। मसला ये है मैं इससे बहुत अदब से इख्तलाफ करूंगा। शौकत सिद्दीकी साहब को उनके अपने जजेस ने डिस्क्वालीफाई किया था, हमने नहीं किया था। वो बाद में डिस्क्वालीफाई करने की बात नहीं करी सर, मैं बात कर रही हूँ कि उन्होंने भी जो एक तकरीर की थी, ऐसे ही उनके भी कंसर्न्स थे, ऐसे ही उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, ऐसी ही उनकी शिकायत थी सर। तो देखिए ना जी, उनके ऊपर एक एक्शन हुआ जो कि गलत एक्शन था, उस वक्त की अदलिया ने किया। अब इस पर आप बहस कर सकते हैं, हम बहस कर सकते हैं कि जी आज की अदलिया ने जो इन 6 जजों की दरख्वास्त पर एक्शन लिया है वो ठीक नहीं है, उन्हें और एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन ये सब तो एक राय का इख्तलाफ है। जो असल बात यह है कि उन 6 जजों के खत को उनकी अपनी ही अदलिया ने ये बेहतर समझा है कि इस इशू की इन्वेस्टिगेशन एक कमीशन के जरिए होगी। हमारे कमीशन के बारे में जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हों, जब एक इदारे के आला तरीन जो ओहदेदारान हैं और जिम्मेदारान हैं उन्होंने एक फैसला किया है, उसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उनके एहतराम में कमीशन जो है कहा है कि जी हम बना देते हैं और उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी। तो लिहाजा 6 जजेस के सामने अगर वो वाकई इंसाफ चाहते हैं और अगर वो इस मामले में संजीदा हैं तो फिर वो क्यों ना पेश होंगे इस कमीशन के सामने, वो आके क्यों ना सबूत और शवाहिद देंगे कि जनाब हमारे पर प्रेशर डाला गया है। तो अगर हम वाकई एहतराम करते हैं पाकिस्तान के कवानीन का और आइन का, तो फिर वो जुडिशल कमीशन भी आइन और कानून की पैदावार है। तो वो आए, उनके सामने मौका है को आकर अपने सबूत और शवाहिद पेश करें, और अगर जितना वो खुलकर सबूत और शवाहिद पेश करेंगे उतना ही जो उनका शायद जो यही तो मसला है। जिन सबूत और शवाहिद की बात आप कर रहे हैं, यही तो उन्होंने जुडिशल काउंसिल से राय मांगी थी कि इस पर कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। ऐसे मामलात की तो कोई सबूत नहीं होते, कोई शवाहिद नहीं होते, तो हमें गाइडेंस फराहम की जाए, हमारी रहनुमाई की जाए कि ऐसी सिचुएशन में जजेस के लिए कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए। मेरी उनसे यही इस्तदा है जी कि बजाय ये कि वो अब मैं अपनी राय देने लगा हूँ और ये कोई पार्टी पॉलिसी नहीं है जी, वो पूरी तरह हमारे जो हाई कोर्ट के फाजिल जज साहिबान हैं वो एम्पावर्ड हैं कि वो खुद इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर सकते थे, या वो एक देखिए जो उन्होंने खत लिखा है ना, वो पिटिशन नहीं है, वो एक मुबहम कम्युनिकेशन है हायर जजेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस से। अगर वो वाकई संजीदा होते तो उसकी एक फॉर्म फर्क होनी थी, उसकी फॉर्म पिटिशन भी हो सकती थी। काजी फाइज ईसा ने बतौर एक सिटिंग जज अपना केस खुद लड़ा था अपने कोर्ट के सामने। तो लिहाजा हमारे पास मिसालें मौजूद हैं इस तरह के इश्यूज की। लेकिन यहाँ सिर्फ ये है कि मैं फिर अपनी राय दे देता हूँ कि उन्होंने एक इशू रेज किया है लेकिन उस संजीदगी से उसको नहीं उठाया जिसका वो मतगाजी था। तो लिहाजा वो एक हवा में, हम उसे कह सकते हैं मीडिया प्रोपेगेंडा के लिए तो बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन उसकी जो एक्चुअल ऑपरेशनल फॉर्म है
वो तो एक अभी तक हमारे सामने नहीं आई। और अब ये तवक्को है कि जब जुडिशरी कमीशन अपना काम शुरू करेगा तो मेरी अभी भी ये तवक्को है कि अगर ये तमाम जज साहिबान संजीदा हैं और वाकई जिस मकसद के लिए जो उन्होंने अपने खत में जाहिर किया है, चाहते हैं कि अदलिया खुद मुख्तार हो, तो वो फिर तमाम सबूत और शवाहिद नताइज से बेपरवाह होकर उस कमीशन के सामने पेश करेंगे। सही, बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रमगीर साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। सेनेट इंतखाबात को लेकर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में ठन गई है। सूबाई हुकूमत मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान के हल्फ में ज़ाहिर है रुकावटें खड़ी कर रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने भी फैसला सुना दिया है कि अगर मखसूस नशिस्तों पर हल्फ नहीं लिया गया तो सूबे में सेनेट का इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने से मुतालिक अपने फैसले में कहा है कि किसी वोटर को वोट डालने के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। स्पीकर अदालती अहकामात पर अगर अमल नहीं करते तो इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का जो इलेक्शन है उसको मुलतवी कर सकता है। दूसरी तरफ आज़म सवाती के वकील ने इलेक्शन कमीशन का फैसला पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरखास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला है जो है गैर कानूनी है, जिससे सेनेट का इलेक्शन मुतासर होगा। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट उम्मीदवारों को सुने बगैर फैसला जारी किया है। इंतखाबात को वक्त पर यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अब सवाल ये है कि क्या मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों को अदालती अहकामात के बावजूद हल्फ से रोकना इखलाकी, कानूनी और आइनी लिहाज से क्या ये दुरुस्त इक़दाम है? सवाल ये भी है कि क्या इलेक्शन कमीशन का सूबाई हुकूमत के रद्द अमल में सेनेट इलेक्शन मुलतवी करना क्या ये दुरुस्त फैसला होगा? वाज़ेह रहे कि सेनेट के 48 नशिस्तों में से 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, जबकि 30 नशिस्तों पर इंतखाब जो है 2 अप्रैल को होगा। सवाल ये भी है कि सेनेट में बिला मुकाबला मुंतखब होना पाकिस्तान में ये कैसी रवायत है, जबकि माजी में तो यहाँ पे ज़मीरों की बोलियाँ भी लगती रही हैं। KPK हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का तनाज़ा क्या रुख इख्तियार कर सकता है? KPK की जो 11 सीटें हैं सेनेट की, अगर यहाँ पर इलेक्शन ना हुआ तो क्या कोई आइनी बहरान पैदा होगा? और कब तक ये जो KPK हुकूमत है वो जो मखसूस नशिस्तों के जो लोग हैं उनको हल्फ उठवाने से, उनको हल्फ लेने से रोक सकती है? और ये मामला कैसे ऐसे ही कब तक चलता रहेगा? कंवर दिलशाद साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपका। कंवर साहब, जैसे कि पहले मैंने कहा कि सेनेट की 48 नशिस्तों में से 18 पर तो उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। अब 11 पर इलेक्शन वैसे ही ख़तरे में पड़ गया है, 30 पर इलेक्शन होना है। तो अब जो इलेक्शन कमीशन KPK के बारे में कह रहा है कि हम तो यहाँ पर इलेक्शन मुलतवी कर देंगे, तो कि आइनी लिहाज से, कानूनी लिहाज से क्या ये मुलतवी हो सकता है? कब तक ये फिर सिचुएशन ऐसी रहेगी? कोई आइनी कानूनी बहरान पैदा होगा फिर? देखिए, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट का शेड्यूल जारी कर दिया था, ये 2 अप्रैल इंतखाबात हो रहे हैं, बाकी 3 सूबे में तो मुकम्मल हो रहे हैं, कहीं बड़ा मुकाबला हो गए हैं, कहीं इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी इसकी अहम जिम्मेदारी ये थी सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की, उनके जो मिनिस्ट्री लॉ पार्लिमानी अफेयर्स है, उन्होंने एक बाकायदा समरी भिजवानी चाहिए थी गवर्नर को सूबाई असम्बली का इजलास तलब करने की। लेकिन जहाँ तक ये ख्वातीन की मखसूस नशिस्तों का ताल्लुक है, ये बहरहाल पेशावर हाई कोर्ट भी फैसला कर चुकी है कि इनको जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो मखसूस नशिस्तें देने का इस्तेकाक नहीं है। तो इन हालात को देखते हुए तो इलेक्शन की पाकिस्तान बाकायदा सेनेट का इलेक्शन मुलतवी कर सकता है, उनके पास इख्तियारात हैं कि जब आप 30 चुके हैं मखसूस नशिस्तों की, हमारे इतला के मुताबिक 26 ख्वातीन की नशिस्तें हैं और 4 जो हैं बाकायदी मिनॉरिटी के शामिल करें या मखसूस टेक्निकल शामिल करें, तो तकरीबन 30 के करीब आती है। अब 30 सीटों को छोड़ के इलेक्शन हो जाना ये एक गैर कानूनी अमल होगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कहा है कि हम इस इलेक्शन को मुलतवी कर देंगे। तो इलेक्शन मुलतवी करने के तो इख्तियारात हैं। तो इसका मतलब है ये तब तक मुलतवी रहेगा। जाहिर है PTI तो ये चाहती है कि मखसूस नशिस्तों के बारे में अदालतें कोई फैसला दें, उनका हक बनता है, उनकी सीटें हैं, उनको मिलनी चाहिए। तो जाहिर है हुकूमत वहाँ पर उनकी है, वज़ीर आला उनके हैं, स्पीकर उनके हैं, तो कैसे फिर ये मामला जो है ना वो चलेगा? KPK हुकूमत तो नहीं जाहिर है वो हल्फ उठाने देगी, वो तो पहले कह रहे हैं हमारे हक पे डाका डाला जा रहा है। नहीं, ठीक है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का अपना नुक्ता नजर है, वो आइंदरुकानी तौर पर वो भी जंग लड़ रहे हैं।
लेकिन इस पर हमारी पेशावर हाई कोर्ट तो फैसला एक दे चुकी है। अब ये पेशावर हाई कोर्ट में दोबारा जा रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला जो है वो भी 1 को आप जो है मंडे को 2 तारीख को इलेक्शन होना है। तो एक पहली तो 1 को और 2 के दरमियान बहुत कम वो रह गया वक्त कि जिसकी बना पर अगर ये फैसला पेशावर हाई कोर्ट का ना आ सका तो फिर वो इलेक्शन के पाकिस्तान ला मोहल्ला इस इलेक्शन को मुलतवी करेगा, मौखर करेगा। लेकिन इस दफा के जो इलेक्शन हुए हैं ये बहुत अजीब व गरीब इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी जगहसाई हो रही है हमारे इंतखाबात की। अब आप ये देखें कि बहुत बड़ी अहम बात मैं बताता हूँ आपको कि प्रेसिडेंट जो हाइडर ने जो खत लिखा नवाज अपने शहबाज शरीफ साहब को, उन्होंने मुबारकबाद दी। उन्होंने वैसे सेहत तालीम के बारे में और बाकी जो है तामीर तरक्की के बारे में बात कर दी, लेकिन उन्होंने एक सफारती जबान में उनको मुबारकबाद पेश नहीं की क्योंकि अमेरिका की कांग्रेस ने उनको मना कर दिया था कि हम पाकिस्तान के इलेक्शन को तस्लीम नहीं कर रहे, आपने मुबारकबाद नहीं देनी। अब खत को पढ़े बिटवीन दी लाइन, खत में कई लफ्ज़ वो कह रहे हैं कि जब तक इलेक्शन के बारे में फैसला नहीं हो जाता उस वक्त हम इस गवर्नमेंट को बाकायदा मुबारकबाद नहीं देंगे। तो इतना बड़ा इंटरनेशनल इशू पैदा हो गया है। तो चले वो बाकायदा मुबारकबाद ना दें, अगर उन्होंने मुबारकबाद नहीं दी तो उन्होंने ये भी नहीं कहा उस लेटर में कि हमने आपको मानना नहीं है या आपके साथ काम नहीं करना या आपके साथ हमने जो है ना वो चलना नहीं है, ये भी तो नहीं उन्होंने कहा। जाहिर है मुबारक तो एक रस्मी जो चीज़ है वो उन्होंने नहीं दी, लेकिन काम तो करेंगे। पाकिस्तान के साथ जो मामलात हैं, ज़ाहिर है IMF किसके कहने पे चलता है, वो सारे मामला तो सर ऐसे ही चलेंगे। तो दुरुस्त है, लेकिन एक सफारती जबान में एक तरीका होता है मुबारकबाद देने का, वो रोक लिया, मुबारकबाद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। बाकी ठीक है, ताउन कहा हम ताउन करेंगे, मामलत करेंगे, आपके ताउन तरक्की में भी करेंगे, सेहत में भी, तालीम में भी, हर मैदान में ताउन करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है मुझे समझ नहीं आती है हमें अमेरिका के इस चीज़ को हम क्यों सीरियस ले रहे हैं कि अमेरिका को बड़ा कंसर्न है जी पाकिस्तान में इंतखाबात सही हुए हैं या नहीं हुए। ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है सर। अमेरिका को जिन मामलात पे नज़र रखनी चाहिए वहाँ पर अमेरिका जो है ना वो कबूतर की तरह उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। फ़लस्तीन में क्या होता है, कश्मीर में क्या होता है, इससे अमेरिका को कोई परवाह नहीं है, वहाँ कोई ज़्यादतियाँ नहीं हो रही हैं। यहाँ इलेक्शन में अगर कोई ज़्यादती हो रही है तो अमेरिका को जो मसला हो गया, ये हम लोग अपने लिए खुद गलत करते हैं और फिर कहते हैं कि बाहर से हमारे घर में आके कोई इंटरफेयर करे, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ बहुत लोग हैं जो बहुत सी सियासी जमातें जो नज़रें जमाई बैठी हैं कि अमेरिका इंटरफेयर करे आके, विच इज़ रॉन्ग सर। लेकिन चूंकि हमारा सारा दारोमदार हमारा माशी मामला इंटरनेशनल स्ट्रेटजी के पॉइंट में देखा जाए हम तो अमेरिका की तरफ ही देखते रहे। बाकी ममालिक अपने मुल्क की सालमियत के बारे में बात करते हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश ने अमेरिका के तमाम खदशात को मुस्तरद कर दिया, एक ही चोट ऐसा मुस्तरद किया, दोबारा वो जवाब दे रहे कि मजाज नहीं हुई, मुबारकबाद के खत में चले गए। लेकिन यहाँ मामला दूसरा हो जाता है। हर मामले में चूंकि अमेरिका, IMF, वर्ल्ड बैंक, इन चक्रों में एक अरब की खातर आप रिक्वेस्ट करते फिर रहे हैं। $1 अरब की क्या हैसियत रखते हैं आप, लेकिन बहरहाल हम $1 अरब के डॉलर की बनते शामिल करते हैं। जो उनकी बनते शामिल करते हैं तो इलेक्शन के बारे में भी उनके तफाजात आ जाते हैं, हमारे सियासी मामला में भी वो मुदाखलत करते हैं। लेकिन मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन को भी चाहिए कि तमाम सूरत हाल को देखते हुए सूबाई हुकूमत को भी चाहिए। जब फैसला हो गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ख्वातीन की नशिस्तें नहीं मिलनी, ठीक है, उन्होंने भी कानून के मुताबिक फैसला कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया। तब उसके देखो आगे चलें, सेनेट के सर कैसे आगे चलें, सर कैसे आगे चलें? अब एक जमात का अगर हक बनता है कि उनकी जो सीटें हैं वो उनको मिलनी चाहिए, तो ये कैसे इतना सादा हो सकता है कि आप जो है वो कहें कि बिल्कुल आगे चले। अब जब फैसले ही सारे तहरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ आने हैं तो फिर आइन और कानून भी आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी के यहाँ पे बनने हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम इतनी आसानी से कह दें कि अगर इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर लिया है या अदालतों ने फैसले कर दिए तो आगे चलें। तो सर ये गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। आज तहरीके इंसाफ के साथ हो रहा है, कल किसी और पार्टी के साथ भी हो सकता है। नहीं, ये सब कुछ बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, बिल्कुल सही बात है कि देखें जब एक हमारी अदलिया पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनका इंट्रा पार्टी का इलेक्शन न होने के बारे में इनका सिंबल वापस ले लिया, जो कि जिसका जवाब नहीं बनता था, सिंबल लेने का जवाब नहीं बनता था। बाकायदा पहले चार्जशीट करते, तलब करते, शोकाल जारी करते, तब जाके बातें होती हैं। इस सब देखें अब अदालतों से हम आगे देखते हैं ना, तो आइन और कानून की तशरीह हम अदालतों से करवाते हैं, तो अदालतों ने कर दिया। लेकिन अगर हम वैसे देखा जाए इज्तिमाई तौर पर ये दुरुस्त फैसला नहीं था। लेकिन बहरहाल अब हम चूंकि अब ख्वातीन के नशिस्तों का मामला है, इसमें मुतज़ाद राय पाई जाती है। बात कहते हैं कि भाई इनको मिलना चाहिए था, लेकिन हाई कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट बेंच ने कहा नहीं मिलनी चाहिए। अब ये फैसला अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके फैसला होता है तो दुरुस्त है, मुमकिन है इनकी नशिस्तें मिल जाए, लेकिन बादी नजर में इनको नशिस्तें मिलनी चाहिए।
हमें भी नजर आ रहा है कि इसमें भी आइन की तशरीह जो है वो सही तरीके से नहीं हो रही। आइन का आर्टिकल 51 और 106। तो इसका मतलब फैसले यहाँ पर मफादात के लिए और नजरिया जरूरत के तहत हो रहे हैं। नजरिया जरूरत तो हमारा तो शुरू चल रहा है 54 से, वो तो खत्म नहीं हुआ। नजरिया जरूरत की जो फिलॉसफी है वो तो चलती रहेगी और आइंदा भी चलेगी। ये तो हमारा चल रहा है। अब देखें कि हमारे 6 जजों ने एक बड़ा अहम अपना तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, तो उन्होंने एक इंक्वायरी कमीशन बना दिया। यही मैं आपसे पूछने लगी थी कि बाहर की इंटरफेरेंस की तो हम बात करते हैं, अंदर की इंटरफेरेंस को तो रोक लें। जिन 6 जजेस ने जो मुदाखलत की और दबाव की, प्रेशर की बात की है कुछ इदारों के बारे में, एग्जीक्यूटिव्स के बारे में, जिसके बारे में आज आपने अपना कॉलम भी लिखा है कि सियासी निज़ाम को ख़तरे में ना डालें, तो सर आपको लगता है कि इंक्वायरी कमीशन ये मामला ऐसे बिठाने के लिए, दबाने के लिए जो है ना, आपने अगर करना हो तो आप बस कमीशन बना दें, बाद में किसने पूछना है कौन सा कमीशन, कहाँ की रिपोर्ट और किसने इम्प्लीमेंटेशन करवाना है? चीफ जस्टिस साहब जो है ना, तसद्दुर जिलानी बड़े अपराइट चीफ जस्टिस रहे हैं। वो इस पर जब ये अपने इंक्वायरी कमीशन शुरू करेंगे तो अब देखना कितना बड़ा पंडोरा बॉक्स खोलता है और इसमें ब्यूरोक्रेसी में कितने जो लियाकत चुच्छा बाहर निकलते हैं। आप देखते रहिए, इसके हालात जो है बहुत आगे तक जाएंगे और तसद्दुर जिलानी साहब जो है वो हर एक को मौका देंगे। उन्होंने कह भी दिया है, रेफरेंस भी आ गया। इसके अलावा भी अगर कोई किसी को शिकायत है, पीटीआई तो उनको गैर जानिबदार जो है ना वो समझती नहीं है। 2014 के धरने में क्या खड़े होकर इमरान खान ने नहीं कहा था जब इन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाने के लिए बात हो रही थी, तो इमरान खान ने कहा था कि हम जो है ना वो आप पर हमें बिल्कुल एतमाद नहीं है, तो आप इससे पीछे हट जाएं। आपको याद है ना? नहीं, आपको वो तो जुडिशल कमीशन नासिर मुल्क की सरबराही में बन गया था। वो उस वक्त चीफ जस्टिस जो थे वो नासिर मुल्क थे, उन्होंने बना दिया और वो 3 महीने के बाद एक रिपोर्ट भी आ गई। उन्होंने कहा बेकायदगी जरूर हुई है, धांधली नहीं हुई है। तो बहरहाल वो उनका फैसला भी आ चुका है। लेकिन जब अब देख रहे हैं पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात में कहाँ से लाएंगे। अब सारी लॉट में देखा गया जो तसद्दुर जिलानी साहब जो है वो बेहतर इंसान नजर आए, चीफ जस्टिस भी रहे, चीफ इलेक्शन कमीशन भी वो रहे। तो इस हाल में सारे मामला को देखते हुए नजर आ रहा है। लेकिन वो अपना फैसला जो है वो जो उनको टर्म रेफरेंस के मुताबिक भी मिलेगा और आगे तक वो जाएंगे। ये नहीं कहेंगे जो टर्म रेफरेंस में मेरे इख्तिलाफ महदूद हैं वो सबके पास जाएंगे। अगर उनके पास आ गया तो बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुलेगा। ये इंक्वायरी कमीशन को इतना आसानी से फैसले नहीं होने, इसमें बहुत से मसाइल सामने आ जाएंगे। इसलिए हमें नजर आ रहा है। तो मैं कह रही हूँ यहाँ एबटाबाद कमीशन भी बना, यहाँ हमूदुर रहमान कमीशन भी बना, यहाँ बहुत से कमीशन बने सर। मेमो गेट स्कैंडल ये सब हमारे सामने है सर। सर मुझे ये बताएं कि आपने आइडेंटिफाई भी कर ली शख्सियात को, पता भी चल गया किसने क्या किया, सब कुछ निशानदही भी हो जाती है कमीशन की रिपोर्ट्स में। सर आज तक कोई रिपोर्ट पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, सजा जजा का अमल हुआ है कमीशन की रिपोर्ट को मद्देनजर रखकर सर पाकिस्तान में? ये तो हमारी रवायत रही है। हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट अभी तक रखी हुई है, सीक्रेट रखी हुई है। इसी तरह जो इमरान खान है वो अजमत सईद के सरबराही में एक उन्होंने बनाई थी और जो अपना एक बड़ा अहम फैसला आना था, उसके बारे में आज तक रिपोर्ट नहीं आई। हालांकि 1 महीने में रिपोर्ट पेश कर दी गई। रिपोर्ट भी क्या थी, मजाक ही किया था। अजमत सईद साहब ने कहा मुझे तो गिरड़ की आवाज़ें आ रही थी, मुझे तो यानी आप इतने बड़े कमीशन के सरबराह बने हैं और आपने फैसला करना था कि जब लंदन की जायदादों के बारे में आपने किसको पैसे दिए, नैब के पैसे दिए थे, उस पर आपने एक मजाक की सूरत में रिपोर्ट पेश कर दी। लेकिन ये यहाँ ये नहीं होगा। यहाँ जस्टिस तसद्दुर जिलानी साहब को मैं बहुत करीब से जानता हूँ 78 से। ये अपराइट किस्म का फैसला करेंगे और इंतहाई अच्छे तरीके से फैसला आएगा। उनका फैसला लेकिन आप नहीं समझते कि जो रहनुमाई मांगी थी सुप्रीम कोर्ट से, जुडिशल काउंसिल से, उन 6 जजेस ने, ये 184(3) के तहत मामला चीफ जस्टिस साहब को, ये सुप्रीम कोर्ट को खुद इसको हैंडल कर लेना चाहिए था, कर सकते थे, इख्तियार में था। असूली तौर पर तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को ही चाहिए था कि आर्टिकल 184 के तहत, यानी 184(3) के तहत इसको आज खुद नोटिस लेकर फैसला खुद करते हैं। क्यों? अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट मौजूद सीनियर तरीन जज हैं। 6 जजों ने एक बाकायदा एहतजाजी खत लिखा है। तो ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ही मैंडेट था कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ही उसको बाकायदा केस को लेते और उनको सबको बाकायदा उसके बारे में फैसला करते। एक दो रोज में फैसला हो जाता। अब ये 90 दिन तक जो इंक्वायरी कमीशन बनेंगे तो एक नया से नया पंडोरा बॉक्स खुलता जाएगा। तो हम तो अपना आर्टिकल 184(3) के हक में थे, उसके मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान खुद फैसला करते। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।